हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्टर डैनी अपने हाथ को सामने करते हुए जिनसे बोलता है, जरा इमेजिन करो अगर मैं तुम्हारे लिटिल स्कल्पचर की सारी फिंगर्स तोड़ दूं तो उसका हाथ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। जिसे सुनकर अब जिन गुस्से से बोलता है, उसे अकेला छोड़ दो, उसका इन सब चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिसे सुनकर अब डायरेक्टर डैनी हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, अगर तुम सच में उसे सेफ रखना चाहते थे तो तुम्हें उसे अपने आसपास नहीं रखना चाहिए था। तुम्हें पता तो है कि तुमसे बदला लेने वाला कोई एक पर्सन नहीं है। तुम्हें पता था कि एट द एंड चीज़ें ऐसी होंगी ही, तो फिर भी तुम दूसरों को ब्लेम कैसे कर सकते हो? अचानक से तुम इतने चेंज कैसे हो गए? शायद तुम्हें किसी के लिए गिल्टी फील होता होगा। को इस तरह से गुस्से से कॉल पर बात करता देखकर उसके सबऑर्डिनेट्स भी कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर ये इस तरह से किससे बात कर रहे हैं। डायरेक्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम ब्रैंडन के एक डॉग थे। बस अपने डिजायर्स पूरा करने के लिए तुमने बहुत से लोगों को मारा है। इस सब के बावजूद भी तुम एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट के साथ इस तरह का मैस कैसे कर सकते हो? अच्छा रहेगा कि क्यों ना हम एक डील कर लें। मैं तुम्हें तुम्हारा लिटिल बॉयफ्रेंड वापस कर दूंगा और उसके बदले में तुम म्यूजियम की लैंड और सारी की सारी ड्रीम पिल्स मुझे दोगे। तो बताओ तुम क्या कहते हो? वो भी ये बोल ही रहा था कि इतने में जिन उसकी बात बिना सुने कॉल कट कर देता है। इसके अचानक से ऐसा करने पर डायरेक्टर डैनी गुस्से से बोलता है, शायद उस बॉय के साथ हुकअप करने के बाद अब ये इसके किसी काम का नहीं रहा। मुझे सच में लगा था कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई स्पेशल कनेक्शन तो जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही ऑर्फनेज से हैं। शायद मैं गलत था, ये तो बिल्कुल एक कूल ब्लडेड स्नेक है। इतने में उसका एक सब ऑर्डिनरी रूम के अंदर आता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? पर सब ऑर्डिनेट उससे पूछता है, डायरेक्टर क्या सच में चेयरमैन को बिना बताए ऐसा करना ठीक रहेगा? जिस पर डायरेक्टर वो स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, क्या तुमने नहीं सुना था? उसने ये खुद ही बोला था कि सारी चीजें अब मुझे ही हैंडल करनी है। इसके बाद हम दोबारा से कंस्ट्रक्शन साइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी सबऑर्डिनेट्स टीम बिल्कुल डिलीवर करने के लिए ट्रक में लोड कर रहे थे। में जिन वहाँ आता है, वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। वो उन सभी को बुलाते हुए कहता है कि मैथ्यू को ढूंढो और जैसे ही वो तुम्हें मिल जाए तो फौरन उसे मेरे पास ले आओ। जिस पर उसके सबऑर्डिनेट्स जल्दी से यह सर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी उसके हाथ में मैथ्यू का वही आइडेंटिटी कार्ड था, इसे कि उसने अपनी मुट्ठी में जोर से बंद कर रखा था। उन सभी को मैथ्यू को ढूंढने के लिए भेजने के बाद अब वो खुद से ड्रीम पिल्स वाले ट्रक को गार्ड करते हुए अपनी कार से उसके पीछे पीछे जा रहा था। इतने में शेंगजी अपने पीछे कुछ कार्स को नोटिस करता है जो कि उन्हें फॉलो कर रही थी। इसे देखकर वो जिनको बताता है कि बॉस कोई हमारा पीछा कर रहा है। दिखने में तो ये बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन के लोग लग रहे हैं। जिसे सुनकर जिन उसे पोर्ट की तरफ ले जाने का ऑर्डर देता है, जिस पर शेंगची ये सर बोलकर उसके ऑर्डर को फॉलो करने लगता है। हम देखते हैं कि जिन काफी ज्यादा सैड लग रहा था। उसका पूरे का पूरा ध्यान अपने मोबाइल में था, जहाँ पर वो योम्बाल को मैसेज करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें वो किट मिल गया? जिस पर योम्बा रिप्लाई करता है, नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला। हम सिटी में लगे सिक्योरिटी कैमरास को चेक करते हुए उसके मोमेंट ट्रैक कर रहे हैं और बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन के लोगों से मिलने के बाद हम उसे मजीद ट्रैक नहीं कर पा रहे। उसके बाद से उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। योम्बाल की ये बात सुनकर अब जिन भी वरीड होते हुए सोचने लगता है, डैनियन की वो डील जरूर ही एक ट्रैप होगी। पहले तो उसका मुझसे नेविगेशन करने का कोई प्लान नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इस वजह से कॉल की थी कि वो देख सके इस बात पर मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ। अगर मैं ज्यादा इम्पल्सिव एक्ट करता तो उस बेवकूफ पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाना था। जितना जल्दी हो सके मुझे उसे हर हाल में ढूंढना ही होगा। ये सोचते हुए वो अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे मैथ्यू की मिस कॉल नजर आती है, जिनने मैथ्यू का नंबर क्रेजी साइको के नाम से सेव कर रखा था। इस पर वो अब खुद मैथ्यू को कॉल लगाता है, लेकिन नंबर इस टाइम बंद था, जिसकी वजह से कॉल कनेक्ट नहीं होती। जिसे सुनकर जिनको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से बोलता है, डैम इट, अब मैं क्या करूं? जिन तो इस टाइम फ्रस्ट्रेशन के मारे चिल्लाने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि जो कार्स उनका पीछा कर रही थी, और वो उनके सामने आकर उन्हें रोक लेती हैं। में से बहुत से सबऑर्डिनेट्स निकलकर उनके सामने आ चुके थे। इस पर जिन भी अपनी कार से निकलते हुए बोलता है कि मिस्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तुम सभी को यहाँ भेजा है, लेकिन वो खुद कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही छुप चुका हो?
इस पर उनमें से एक पर्सन आगे होते हुए उससे बोलता है, वेल तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं, हमें बस तुम्हें यहाँ से हटाकर बिल को अपने कब्जे में लेना है। हम देखते हैं कि उन सभी ने अपने हाथों में बड़े बड़े स्टील के रॉड पकड़ रखे थे। इस पर जिन उनके सामने आते हुए बोलता है, तो तुम सभी ऐसा करने का ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि तुम लोगों को मरने के लिए तैयार रहना है। इतने में ही एक पर्सन तेजी से चिल्लाते हुए फौरन ही उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। इस पर जिन अपना हाथ आगे करते हुए उस अटैक को रोक लेता है और अब वो उल्टा उस पर्सन पर जोरदार एक के बाद एक पंच मारने लगता है। वो उसे मार ही रहा था कि इतने में एक और पर्सन अपना नाइफ निकाल कर उसके पीछे से अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि नाइफ का अटैक जिनको लगता जिन साइड पर होते हुए उस पर्सन का हाथ में पकड़ लेता है और साथ ही उसके हाथ से नाइफ लेते हुए अपने सामने वाले पर्सन को एक ही बार में मार डालता है। उसे मारने के बाद अब जिन फौरन ही पीछे मुड़ते हुए पिछले पर्सन को भी एक जोरदार किक कर देता है। उनके सभी मूव्स इतने ज्यादा फास्ट और किलिंग थे कि उनमें से कोई भी जिनके सामने नहीं टिक पाता और दूसरी तरफ जिनके सबऑर्डिनेट्स बाकी लोगों से फाइट करने लगते हैं। जिनके इस ओरा को देखकर कोई भी उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, जिस पर जिन उनके लीडर को कॉलर से पकड़कर उठा लेता है और दूसरे सबऑर्डिनेट के सामने करते हुए सीरियसली पूछता है, मैथ्यू रायन कहाँ है। हम देखते हैं कि जिन के फेस पर तो ब्लड लग चुका था और ये पूछते हुए वो कुछ ज्यादा ही क्रीपी लग रहा था। जब उसे सब ऑर्डिनेट से कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो वो उसी बोस को कॉलर से पकड़ कर गुस्से से पूछता है, जिसे देखकर वो बेचारा तो चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता। उसका ये बोलना ही था कि जिन उसे जमीन पर पटक कर जोर से किक करने लगता है कि क्या कहा तुम्हें नहीं पता। पर वो पर्सन बेचारा तो गिड़गिड़ाते हुए जिनको रुकने का बोलने लगता है, लेकिन जिनके एक्सप्रेशंस तो कुछ ज्यादा ही इंटेंस थे। वो उससे बोलता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे तुम सभी को एक एक करके मारना पड़ेगा जब तक कि मुझे पता न चल जाए। इसके बाद हम दोबारा से उसी गली का सीन देखते हैं जहाँ पर मैथ्यू था। वो हिट खाने के बाद जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर एक पर्सन बोलता है, क्या ये मर गया। फिर दूसरा पर्सन उसे चेक करते हुए बोलता है, नहीं अभी नहीं। इतने में उनमें से एक को डैनी की कॉल आती है। इस पर वो बोलता है, यस सर हमें वो मिल चुका है, लेकिन इस टाइम शायद वो अनकॉन्शियस है। आप क्या चाहते हैं कि हम इस बच्चे को कैसे हैंडल करें। इस पर डैनी उसे कुछ ऑर्डर करता है जो कि हमें नहीं बताया जाता, जिस पर वो पर्सन यस बोलकर कॉल कट कर देता है। के बाद वो पर्सन मैथ्यू की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, आखिर इस तरह के पर्सन ने ऐसा भी क्या कर दिया जिसकी वजह से वो इतने बड़े मेस में फंस चुका है। पर दूसरा पर्सन बोलता है, शायद ये शिन्हाई कंस्ट्रक्शन के हेड का बॉयफ्रेंड है। जिस पर वो पर्सन अपने पैर से मैथ्यू का फोन तोड़ते हुए बोलता है, मुझे इस तरह के वेट टेस्ट वाले बास्टर्ड से नफरत है। जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है, क्या सच में इतने इम्पोर्टेंट होस्टेस के साथ हमारा डील करना ठीक रहेगा। इस पर पहले वाला पर्सन बोलता है, पता नहीं, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमें किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वो ये बोल ही रहे थे कि इतने में मैथ्यू भी खुद को संभालते हुए उठने का ट्राई करता है। उसे ऐसे उठना देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ये नॉकडाउन नहीं हुआ था। हम देखते हैं हिट लगने की वजह से मैथ्यू के सर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो खुद को संभालते हुए उनसे बोलता है, अपने पैर मेरे फोन से दूर रखो। इस पर वो पर्सन चिल्लाते हुए दोबारा से उस पर हिट करने के लिए आने लगता है कि बास्टर्ड तुम्हें ऐसे उठना नहीं चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वो मैथ्यू को हिट करता, मैथ्यू अपने एक ही हाथ से उस पर्सन को गले से पकड़ लेता है। वो मैथ्यू इतना भी वीक पर्सन नहीं है जो कि इजीली इन सभी से मार खा ले। तो काफी ज्यादा सीरियसली अपने एक ही हाथ से उस पर्सन का गला पकड़ते हुए उसे ऊपर उठा लेता है, यहाँ तक कि उसके पैर भी जमीन पर नहीं लग रहे थे। जिसके ऐसे लुक को देखकर वो पर्सन तो कांपने लगता है। ऐसा करते हुए मैथ्यू से बोलता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था, बल्कि मैंने तुमसे बोला था कि वहाँ से अपने पैर दूर करो। ये बोलते हुए वो जोर से उस पर्सन को दूर फेंक देता है। इसे देख के दूसरा पर्सन भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। उसे वहाँ से फेंकने के बाद अब मैथ्यू अपना मोबाइल उठा लेता है और काफी गौर से मोबाइल की टूटी हुई स्क्रीन देखने लगता है। वो तो उन लोगों को जानता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने जिनका दिया हुआ मोबाइल तोड़ा तो मैथ्यू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। मैथ्यू के ऐसे एक्शन को देखकर दूसरा पर्सन भी बोलता है, ये बास्टर्ड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या ये सच में जिन चैंगू का खिलौना है। इस
पर मैथ्यू थोड़ा सैड होते हुए रिप्लाई करता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को कुछ गलती हुई है क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं लगता। जिसे सुनकर वो पर्सन गुस्से से उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं कि तुम दोनों के दरमियान क्या है, बस मुझे तुम्हें नॉकआउट करना है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो फौरन ही मैथ्यू के फेस पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसके ऐसा करने पर मैथ्यू साइड आई से उसकी तरफ देखने लगता है और फौरन ही उस पर्सन की नेक को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दबाने लगता है, जिसके ऐसा करने पर उस पर्सन को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन वो खुद को बिल्कुल भी छुड़ा नहीं पाता। ऐसा करते हुए मैथ्यू क्रीपी लुक से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, वो कहाँ है, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है, जल्दी बोलो। वो ये पूछ ही रहा था कि इतने में वो पर्सन खुद को छुड़ाने के लिए मैथ्यू को किक करने लगता है, लेकिन जब ऐसा करने पर भी वो खुद को नहीं छुड़ा पाता तो वो डर के मारे चिल्लाते हुए बोलने लगता है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन मैथ्यू तो उसके पेन में होने के बावजूद भी उसे नहीं छोड़ता और उसके बिल्कुल क्लोज जाकर सीरियस वे में उससे पूछता है, बताओ मुझे वो कहाँ है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में दूसरा पर्सन वहाँ पर पड़े एक पत्थर को जोर से मैथ्यू के सर पर दे मारता है। इसकी वजह से अब मैथ्यू फाइनली अनकॉन्शियस होकर गिर चुका था। इतने में उन्हें कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ से डैनी उनसे बोलता है, ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं रहा तो इसे डिस्पोज कर दो, यानी कि इसे मार डालो। इस पर वो पर्सन थोड़ा हामते हुए रिप्लाई करता है, यस सर मैं ये कर दूंगा। इसके बाद सीन दोबारा से जिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब काफी तेज बारिश होने लगी थी। जिन ने उसी लीडर का मार मार कर बहुत बुरा हाल कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लड से भर चुकी थी। जिन नीचे बैठकर उसे बालों से पकड़ते हुए अपने सामने करके बोलता है, लगता है कि अब बस तुम ही बचे हो, तो चलो बताओ वो कहाँ है। इस पर वो पर्सन अब फाइनली घबराते हुए बोलता है, वो शायद अब तक तो वो मर चुका होगा। डायरेक्टर ने हमसे बोला था कि हमें उसकी टेक केयर करनी है। इसे सुनकर जिनको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो गुस्से से उसका सर नीचे पटकने लगता है। इस पर वो पर्सन खुद को छुड़ाने के लिए जल्दी जल्दी से मैथ्यू का ड्रेस बता देता है कि इस टाइम वो कहाँ पर होगा। ड्रेस पता लगते ही जिन उसे छोड़ देता है और वहाँ से अपना कोट उठाकर जाने लगता है। हम देखते हैं उसका कोट पूरी तरह से ब्लड से भर चुका था और उसके पीछे सभी लोग अनकॉन्शियस होकर पड़े हुए थे, जिन सभी का उसने मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। फिर वो अपनी कार में बैठकर तेजी से ड्राइव करते हुए मैथ्यू की तरफ जाने लगता है। इस टाइम मैथ्यू के लिए काफी ज्यादा वरीड था। वो ड्राइव करते हुए सोचने लगता है, इतने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ, जब वो मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हुए तो मैंने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि मैं बस उनसे खेलता था और इसके अलावा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे कभी भी तुम्हारे पास नहीं जाना चाहिए था और ना ही तुम्हें कभी मेरे साथ रहना चाहिए था। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम मेरे इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हो। ये सब सोचते हुए वो उस जगह पर पहुंच चुका था और फौरन ही कार से निकलकर भागते हुए मैथ्यू की तरफ जाने लगता है। वो तेज बारिश में पूरी तरह से भागते हुए चिल्लाकर मैथ्यू को बुला रहा था। मैथ्यू को ढूंढते हुए उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिनने एक रात ऑर्फनेज से बाहर गुजारी थी, जिसकी वजह से प्रीस्ट उसे मार रहा था। और जब गुस्से से जिनने जोर से डोर को पटक दिया था तो तब भी उसे दोबारा से मार पड़ी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मेरे बिना कुछ किए ही मुझे मारा जाने लगा, क्योंकि बिना किसी रीजन के वायलेंस करना उसकी हैबिट बन चुकी थी। मार खाने के बावजूद भी जिन उसे कुछ भी नहीं कहता, वो बस गुस्से से उसकी तरफ मुड़कर देखने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रीस्ट तो मारने के बाद बड़ी सी स्माइल कर रहा था। सेंट पैट्रिक को ऑर्फनेज के रहने की जगह बोला जाता था, लेकिन इसकी बजाय तो ये ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ पर दूसरों को हरास किया जाता था। ऐसी जगह जहाँ पर जिन बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जाता था, उन्हें ये तब तक अपने पास रखते जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते। लेकिन मेरे लिए तो ये जगह हेल से भी बदतर थी। लेकिन कोई ऐसे भी थे जिनके लिए ये जगह इतनी भी बुरी नहीं थी। एक दिन जब जिन बेंच पर बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था कि इतने में उसकी नज़र साइड पर पड़ी मैथ्यू की स्केचबुक पर पड़ती है, जिस पर वो क्यूरियोसिटी की वजह से उसे पकड़कर देखने लगता है। इसके अंदर मैथ्यू ने उसी बास्केट एरिया की ड्राइंग बना रखी थी,
जहाँ पर जिन अक्सर फुटबॉल खेला करता था। ऐसी स्केच बुक जो कि फिंगरप्रिंट से भरी हुई थी, उसमें ऑर्फनेज की बहुत सी ड्राइंग्स थी, जिसे देखते हुए जिन सोचने लगता है इस जगह पर मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी लाइफ स्पेंड की है, लेकिन फिर भी इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने इस जगह को पहली बार देखा हो। यहाँ पर तो बैकयार्ड के पीछे एक ट्री था और बेंच के नीचे चूंटियां एक बर्ड को उठाकर जा रही हैं और सनसेट होते हुए इस झूले की ये लंबी शैडो मैंने तो कभी भी नोटिस नहीं की है। इन पेजेस में वर्ड कितनी ज्यादा पीसफुल लग रही है। जैसे जैसे मैंने पेज फ्लिप किए, मैं फील कर पा रहा था कि मेरे अंदर मुझे जितनी भी सफोकेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होने लगी थी। मैथ्यू को याद करते हुए सोचता है, इन सभी ड्राइंग्स के पीछे जो बच्चा है वो तो अभी तक मेरे साइज से आधा है। वो लिटिल गाय जो कि चुपके से बाहर निकलकर सारी रात जागता रहता है। इतने में वहाँ मैथ्यू भी आ चुका था, जो कि जल्दी से जिनसे अपनी स्केचबुक पकड़कर अपने साथ लगाकर खड़ा हो जाता है। इस पर जिन से पूछता है, पोटैटो क्या ये स्केचबुक तुम्हारी है? जिस पर छोटा मैथ्यू उसे रिप्लाई करने की बजाय बस हाँ में अपना सर हिला देता है। जिस पर जिन बोलता है, तुम एक अमेजिंग आर्टिस्ट हो। जिनके मुंह से ये बात सुनकर मैथ्यू तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैथ्यू वहीं पर जिनके पास बैठकर ड्राइंग करने लगता है, जहाँ पर जिन लेटते हुए सोच रहा था, ये सच है कि जो जगह मुझे शुरू से हेल लगती आई है वो इस बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आखिर वो क्या था जिसकी वजह से मैंने तब खुद को रोक लिया था, यानी कि उस ऑर्फनेज से भागने की बजाय अब उसने उसी जगह पर रहने का डिसीजन ले लिया था। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन भागते हुए सोच रहा था, एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जब मैंने अपनी पास्ट मेमोरीज पर रिग्रेट ना किया हो। इन मेमोरीज को मैं इस तरह से देखने लगा कि मुझे अपने किए हुए फैसलों पर कभी भी पछतावा ना हो। लेकिन मैं गलत था, ये सारी मेरी गलती है। मैंने गलत रास्ते चूज किए और गलत डिसीजन लेने के बावजूद भी मैं बस आगे बढ़ने पर ही फोकस कर रहा था। ये सब सोचते हुए वो चिल्लाकर मैथ्यू को बुला भी रहा था और फाइनली एक गली में उसे वो नजर आ ही जाता है। उसकी ऐसी हालत देख कर जिन तो वहीं पर शॉक हो गया था। हम देखते हैं कि इस टाइम मैथ्यू अनकॉन्शियस होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और एक पर्सन उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए चिल्ला रहा था, डैम इट, तुम बहुत बड़े बास्टर्ड हो। अपनी गलतियों की वजह से मैथ्यू को इस हाल में देखकर जिनको काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। अचानक से उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वो स्लोली स्लोली उस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए उसे अपनी तरफ बुलाता है। ये तुम्हें क्या लगता है कि इस टाइम तुम किसकी तरफ पॉइंट करके खड़े हो? वो मैं हूँ जिसने इस फाइट को स्टार्ट किया है। जिसे ऐसे अपनी तरफ आता देखकर वो पर्सन तो घबराते हुए स्लोली स्लोली पीछे हटने लगता है। तो मैथ्यू की ऐसी हालत देखकर सोच रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो कि मेरे डिसीजन की वजह से मुझे रिग्रेट फील करने पर मजबूर कर रहा है? आखिर तुम कौन हो जिसकी वजह से मैं खुद से ही ये क्वेश्चन करने लगा हूँ कि क्या मैंने इस रास्ते को चूज करके ठीक किया है? ये सब सोचते हुए वो मैथ्यू के पास से चलता उस पर्सन की तरफ जाने लगता है। जिसे ऐसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर अब वो पर्सन जिन पर गन पॉइंट करते हुए उसे बोलने लगता है, मेरे बिल्कुल भी क्लोज मत आओ, मैं बस वही कर रहा था जो कि मुझे ऑर्डर किया गया था। लेकिन रुकने की बजाय जिन तो अपनी पॉकेट से नाइफ निकालते हुए बोलता है, ट्रिगर दबाना बहुत इजी है, इससे तो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि तुम अपने किए पर पछता सको। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मैन को हाथ लगाने की सजा इतनी इजी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे ऐसे अपनी तरफ आता देखकर वो पर्सन और भी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए उसे बोलने लगता है, मैं तुम्हें बोल भी रहा हूँ कि मेरे पास मत आओ। ये बोलते हुए वो बिना उसकी तरफ देखे पागलों की तरह शूट करने लगता है। उसने एक साथ काफी ज्यादा शूट कर दिए थे। जिसे देखकर जिन क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलता है, ये बास्टर्ड तो मारने पर तुला हुआ है, ये मत बोलना कि तुमने जानबूझकर शूट मिस किया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते थे तो जब तुम्हारे पास चांस था तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। और फिर फौरन ही उसके बिल्कुल पास जाकर कॉलर से पकड़ लेता है और नाइफ को उसके फेस के बिल्कुल सामने करते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, और इसके रिवार्ड में मैं तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को कुछ भी नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हारी स्किन को हर जगह से अच्छे से क्रेव करने वाला हूँ, यानी कि कट लगाने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो फौरन ही उस पर नाइफ से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड फैल गया था। इस पर सिंह सोचता है, ऐसा लगता है कि पीस हमेशा नहीं रहता।
उसके फेवरेट रैबिट की डेथ के बाद उसने स्केचबुक के अगले पेजेस को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया था। इसके बाद हम दोबारा से ऑर्फनेज का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन मैथ्यू को ढूंढ रहा था। उसने सुबह से मैथ्यू को नहीं देखा था। वो सोचने लगता है वो ऐसा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि इतनी देर तक सोता रहे। इतने में मैथ्यू की आवाज आती है जहाँ पर मैथ्यू बोल रहा था कि उसे टीचर ने मारा है, मैंने वहाँ पर सब कुछ देखा था। वो उस टाइम केज के सामने खड़ी थी और वो ये बोल ही रहा था कि इतने में प्रीस्ट उसे थप्पड़ लगा देता है। इसे सुनकर जिन वहीं पर रुक गया था। प्रीस्ट गुस्से से उसे बोलता है, मैंने दूसरे बच्चों से सुना है कि तुम उनके पेट को छीना चाहते थे और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस गलती पर तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। झूठ बोलना एक गुनाह है और तुम्हें इस पर पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलकर वो पूरी तरह से छोटे मैथ्यू को मारने लगता है। प्रेजेंट में जिन उस चीज को याद करते हुए सोचता है मरना बहुत इजी है। हम देखते हैं कि उसका पूरा फेस ब्लड से भर चुका था और वो ब्रूटली उस पर्सन को कंटिन्यूसली नाइफ से स्टैब करता जा रहा था। इसके बाद हम दोबारा से पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन ये देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो फौरन ही आगे बढ़कर प्रिंस को बुरी तरह से मारने लगता है कि तुम जैसे बास्टर्ड का मरना ही ठीक रहेगा। और यही वो मोमेंट था जब से मुझे लगने लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है। ऐसे बास्टर्ड जो अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए अपने से वीक लोगों को मारते हैं, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये सोचते हुए वो मार मार कर प्रिंस को जान से ही मार डालता है। इसके बाद वो उसकी डेथ को एक सुसाइड दिखाने के लिए उसे रोप के साथ हैंग कर देता है। उसे मारने के बाद अब वो मैथ्यू के पास जाकर बैठते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। जिस पर छोटा मैथ्यू बोलता है, मुझे नहीं बल्कि तुम्हें चोट लगी है। ये बोलकर वो जिन की तरफ देखने लगता है, लेकिन जिन जल्दी से अपना हाथ उसके आस पर रखकर कवर कर देता है कि मत देखो, तुमने कुछ भी नहीं देखा। और वो फौरन ही छोटे मैथ्यू को हक कर लेता है कि तुम बस यही सोचना कि ये एक नाइटमेयर था और आज रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाना। और सोचने लगता है, मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी खातिर इस वर्ड को पहले की तरह वैसे ही ब्राइट देखने लगो। ये सोचते हुए बोलता है, मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी इसे भूल जाऊं। जिस पर छोटे मैथ्यू ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछता है, जब मैं उठूंगा क्या तब भी तुम मेरे पास ही रहोगे। जिस पर जिन उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, इतना सारा ब्लड देखने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी नहीं डरा और बिल्कुल पहले की तरह ही मुझे देख रहा है। ये सच में कितना ज्यादा इनोसेंट और फेयरलेस है। और इसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है। इन द एंड मैंने सेंट पैट्रिक ऑर्फनेज छोड़ ही दिया और मैं सब कुछ भूल भी गया। ये सब सोचते हुए प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिन ने तो उस पर्सन की बहुत बुरी हालत कर दी थी। वो अभी तक मरा नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी से बहुत सा ब्लड निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बेचारा दर्द के मारे करा रहा था। ऐसा करते हुए जिन काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। वो उसे पूरी तरह से मारने वाला था कि इतने में मैथ्यू से बुलाता है कि जिन। मैथ्यू की वॉइस सुनते ही जिन वहीं पर रुक जाता है और फिर फौरन से उसे छोड़कर पीछे मुड़ते हुए मैथ्यू को बुलाने लगता है। उसने अपने हाथ में पकड़ा नाइफ फेंक दिया था और फौरन ही मैथ्यू के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। जिस पर मैथ्यू खुद को संभालते हुए बैठता है। जैसे ही उसने जिन को देखा था वो जल्दी से उसे हक कर लेता है, जैसे कि जिनको ठीक देखकर वो काफी ज्यादा लिफ्ट हो चुका हो। वो उसे बोलता है, मेरे कानों में बस थोड़ी सी रिंग की आवाज है, उसके अलावा मैं ठीक हूँ। पर जिन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? पर जिन सोचता है, मुझे याद आ गया और आहिस्ता से बोलता है, टाटो क्या ये तुम थे? जिनके मुंह से ये सुनकर मैं तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और उससे पूछने लगता है, तुमने अभी अभी मुझे क्या बुलाया है? जिन बोलने लगता है, यमबाल और शेंगची यहाँ जल्दी ही आ जाएंगे। ऐसा ही करना जो वो तुम्हें करने का बोले और थोड़ी देर तक तुम अकेले कहीं भी मत जाना और तुम्हें मेरी सभी बातें याद रखनी है। हम देखते हैं ये बोलते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे जिन अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। वो मैथ्यू के शोल्डर पर सर रखते हुए बोलता है, मैथ्यू प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलते ही वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पर गिर जाता है। जिनके ऐसे अनकॉन्शियस होने की वजह से मैथ्यू तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे बुलाने लगता है कि जिन, तुम्हें क्या हुआ है? जिन, अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना, तो प्लीज दोबारा से मुझे मेरे नाम से बुलाओ।
आखिर तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढ कैसे लिया? प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। और साथ ही उसके शोल्डर पर सर रखकर पूरी तरह से रोने लगता है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? हर दफा मुझे सेव करने के लिए तुम कहीं ना कहीं से आ जाते हो और फिर मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। वो बारिश में बैठा पूरी तरह से रो रहा था। रोते हुए बोलता है, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इसी मोमेंट के साथ अंडर द ग्रीन लाइट का सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट सीजन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीजन में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।